नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अभी तक हमने जितना कुछ भी देखा या सीखा वो सब समझ में आ गया होगा। जैसा कि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आया था कि आप एक प्रैक्टिस सेशन चालू करिए, तो मैंने आप लोगों के डिमांड पे एक वर्क पावर एनर्जी का प्रैक्टिस सेशन चालू किया है, जिसमें अभी हम एचसी वर्मा के क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए वो सब डिस्कस कर रहे हैं। एक बार वो फिनिश हो जाएगा उसके बाद प्रीवियस ईयर आपका जेई और नीट वो सबके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सबको डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज वर्क पावर एनर्जी का आखिरी टॉपिक जो कोलिजन में अपना रह गया था, कोलिजन इन टू डायमेंशंस, उसको आज हम स्टडी करेंगे। इसके बाद आपका वर्क पावर एनर्जी फिनिश हो जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा अगर आपने रेगुलर कोर्स को फॉलो किया होगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए सेशन को चालू करते हैं। तो देखो आज का अपना टॉपिक है इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशंस। पिछला लेक्चर जो कोलिजन का देखा था, इलास्टिक कोलिजन पहले तो देखे थे कोलिजन होता क्या है, फिर इलास्टिक कोलिजन देखे थे, फिर इनइलास्टिक कोलिजन, फिर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, और इन सब पे जितने टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आते थे वो सब हमने डिस्कस कर लिया था। आज के सेशन में अगर दो डायमेंशंस में कोलिजन हो रहे हैं या 2D में जो क्वेश्चन आते हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसका एनालिसिस करते हैं। तो चलो सबसे पहले दो ब्लॉक बनाते हैं जैसा हम करते आ रहे हैं। एक ब्लॉक है M1 और एक ब्लॉक यहाँ ले लेता हूँ M2। ठीक, देखो डायग्राम को अच्छे से समझिएगा पेशेंस के साथ। 30-35 मिनट आप सुनिए, आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। टू जो कोलिजन आपके टू डायमेंशंस में होते हैं। अब क्या हो रहा है ना कि जो आपका M1 है ये U1 स्पीड से चल रहा है और M2 जो है रेस्ट में है। अगर रेस्ट में है तो इसकी स्पीड कितनी होगी U2, ये होगी 0। अब क्या होता है कि ये आके आपस में टकरा जा रहे हैं। ये इस स्पीड से आके यहाँ पे टकरा जा रहा है। यहाँ मैं एक्सिस बना देता हूँ X, और टकराने के बाद क्या होता है, अभी हमने जो पिछला देख रहा था वहां पे सारे जो टकराने के बाद होते थे वो 1D में ही मोशन करते थे, लेकिन यहाँ टकराने के बाद M2 जो है आपका इस डायरेक्शन में चला जा रहा है। इधर वो चले जा रहा है V1 स्पीड से थीटा एंगल पे। ठीक, समझ में आया कि नहीं? सेम इसी तरीके से आपका जो M2 है, M2 चला जा रहा है V2 स्पीड से। यहां तक देखो कोई प्रॉब्लम है तो बोलो अगर नॉमेनक्लेचर में। और यहां से एंगल बना रहा है थीटा 2 और ऊपर जो एंगल बना रहा था वो है थीटा 1। दो ब्लॉक थे आपस में टकराए, टकराने के बाद M1 आपका चला गया ऊपर की डायरेक्शन में और M2 चला गया नीचे की डायरेक्शन। हमने एक्स और वाई बना दिया है। अगर देखो यहां से थीटा एंगल बना रहा है, अगर यहां से मैं एक्सिस प्लॉट करूंगा, चलो अब इसका सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहां से इसको मैं एक्सिस प्लॉट करता हूं, ये कितना एंगल बनाएगा, ये भी होगा थीटा 1, और यहाँ पे अगर एक्सिस डालूंगा ये कितना आएगा कंपोनेंट, ये भी आएगा थीटा 2। अब देखो यार जब भी 2D में आए उसको हम एक्स और वाई में इंडिविजुअल क्या करते थे, ब्रेक कर देते थे। तो चलिए इसका रिजॉल्व कर देते हैं। इधर आपका क्या आएगा V1 cos थीटा 1, और इसके परपेंडिकुलर क्या आएगा V1 sin थीटा 1। देखो कंपोनेंट का मैंने काइनेमेटिक्स में ही एकदम शॉर्टकट ट्रिक बताई थी, कुछ भी डाउट है आप वहां से जाके फॉलो कर सकते हैं। इधर आएगा V2 sin थीटा 2 और इसके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है आएगा V2 cos थीटा 1। ये समझ में आया कि नहीं? मैंने क्या किया, कुछ नहीं, बस इसको रिजॉल्व किया है जैसा एंगल दे रहा था। अब चलो इसको हम एनालिसिस करते हैं। अब देखो आ तो 1D में रहा था लेकिन टकराने के बाद ये 2D मोशन हो गया है, तो जो यहाँ पे हम मोमेंटम ये सब लगाते थे सेम लगाएंगे लेकिन हर डायरेक्शन में अलग अलग लगाएंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो देखते हैं आफ्टर द कोलिजन कंपोनेंट ऑफ M1, यहां लिख देता हूं आफ्टर द कोलिजन। देखो कुछ लोग नोट्स बना रहे होंगे इसलिए मैं सारी चीजें डिटेल में लिख रहा हूं ताकि कुछ आपका छूटे ना। कंपोनेंट ऑफ M1 का किस किस डायरेक्शन में कंपोनेंट आया है, एक एक्स डायरेक्शन में आया है और एक देखो
एक आपका x डायरेक्शन में v1 cos थीटा 2 और y डायरेक्शन में v1 sin थीटा 2। तो चलो यहाँ लिख देते हैं। ये देखो यार साथ में m1 है ना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो बोलिए। v1 देखो m का भी यहाँ मल्टीप्लाई करा देते हैं ताकि कैलकुलेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। m2 सॉरी m1, इधर भी m2, मोमेंटम का डायरेक्ट कर रहे हैं m2। ठीक, तो इधर क्या आएगा m1 v1 cos थीटा 1 किस डायरेक्शन में आया है, अलोंग x डायरेक्शन। इसी तरह m1 v1 sin थीटा 1 ये किधर आया है, अलोंग y डायरेक्शन। इसी तरह आफ्टर द कोलिजन कंपोनेंट ऑफ m2 उसका भी लिख लेते हैं। आफ्टर, देखो यार मैं ये सारी चीजें आपको डिटेल में समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, कहीं और से फिर से रीड करने की जरूरत ना पड़े। एक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, इसके बाद इस पे 2-3 क्वेश्चन करेंगे, अंडरस्टैंडिंग अच्छे से आ जाएगी। तो इधर आएगा m2 v2 cos थीटा 2 एक किस डायरेक्शन में है, अलोंग x डायरेक्शन में। और m1 m2 v2 sin थीटा 2 ये किस डायरेक्शन में है, अलोंग y डायरेक्शन में। यहां तक कुछ भी प्रॉब्लम है तो बोलो। अब चलो अब अपने पास दो ही इक्वेशन होती थी, एक कंजर्वेशन एक काइनेटिक। यहाँ कंजर्व नहीं है। एक वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वाला जो हम लगाते थे कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन। यही 2-3 फार्मूले हैं, उन्हीं का यूज करके हम निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या अप्लाई करते हैं, सबसे पहले लगाते हैं कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। किस डायरेक्शन में लगाएं पहले, आपके ऊपर है, किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हो। चलो पहले एक्स डायरेक्शन में लगाते हैं। अब देखो जो पहले मोमेंटम थी और टकराने के बाद वो कंजर्व रहती है, ये आपको पता ही है। तो देखो यहाँ पे पहले कितना था, m1 इंटू u1, m1 u1 यही था ना, प्लस m2 u2। और m2 u2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, u2 तो यहाँ जीरो है तो ये जीरो हो जाएगी। इसको मैं नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट अब फाइनल लिख रहा हूं। तो फाइनल इधर क्या आएगा, m1 v1 cos थीटा 1, m1 v1 cos थीटा 1 प्लस m2 v2 cos थीटा 2। यहां तक कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो, केवल रिजॉल्व करके कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिखा है, मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट किया है। यहां तक किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो बोलो। अब इसी तरह चलो वाई डायरेक्शन में लिखते हैं। अब देखो वाई डायरेक्शन शुरू में किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, देखो u1 जो m1 है वो u1 वेलोसिटी से x डायरेक्शन में आ रहा है। y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है कुछ नहीं है। अगर किसी एंगल पे आ रहा होता तो y का भी हम लेते, बट ये थीटा यहाँ जीरो है तो इसका मतलब y डायरेक्शन में जो आपका मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम यहां लिख दे रहे हैं, इनिशियल मोमेंटम ऑफ m1 एंड m2। इनिशियल मोमेंटम किसका किसका, m1 और m2 किस डायरेक्शन में ले रहे हैं, y डायरेक्शन में। m1 m2 इन y डायरेक्शन, y डायरेक्शन में क्या है इसका मोमेंटम, y डायरेक्शन में जीरो है। क्यों, क्योंकि कोई वेलोसिटी ही नहीं है y डायरेक्शन में टकराने के पहले। तो चलो अब इसको लिखते हैं, इनिशियल मोमेंटम जीरो आ गया और फाइनल मोमेंटम कितना है, अब देखो एंगल पे है m1 v1 cos थीटा 1 यही है ना। देखो यहाँ m1 v1 सॉरी यहाँ आपका y डायरेक्शन में लिख रहे हैं ना तो साइन आएगा, m1 v1 sin थीटा 1। अब देखो वहां प्लस आता था लेकिन यहाँ हमने नीचे दिया है, नीचे क्या है y, यहाँ नीचे आपका माइनस y है। तो m2 v2 sin थीटा 2 क्या साइन के साथ आएगा, माइनस साइन के साथ आएगा, माइनस m2 v2 sin थीटा 2। इसके बाद ये जीरो है, इसको जब अरेंज करेंगे m1 v1 sin थीटा 1। देखो क्वेश्चन इसी वे में सॉल्व करना है, उसका मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। एक इक्वेशन यहां से मिलेगा, एक इक्वेशन आपका पहले मिल चुका है, इसको मान लेना इक्वेशन 2। यहां से आप इसको सॉल्व करोगे, v1 v2 की वैल्यू पता चल जाएगी। देखो यहाँ भी v1 v2 अननोन है एक इक्वेशन, यहाँ v1 v2 अननोन है, तो आपको इजीली इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। थीटा 1 थीटा 2 दिया रहेगा, जो भी पूछेगा वेरिएबल उसको हम इजीली निकाल लेंगे। अब चलो काइनेटिक एनर्जी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व इन इलास्टिक कोलिजन। हमने देखो इलास्टिक कोलिजन लिया है,
इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी क्या होती थी? कंजर्व होती थी। काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व इन इलास्टिक कोलिजन। इसको याद रखना, एग्जाम में कई बार इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए मैं इस पे इतना जोर देके बता रहा हूं। इलास्टिक कोलिजन में आपका काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। तो चलो लिखते हैं हाफ m1 u1 स्क्वायर, u2 तो जीरो है उसको तो लिखते नहीं है, इक्वल टू हाफ m1 v1 की यहां वैल्यू पुट कर देना, v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशन से ऊपर सॉल्व करके जो v1 v2 आए उसकी यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना। अगर आपसे लॉस पूछे या कितना गेन हुई, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकल आएगी। ये रहा 2D के क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करते हैं उसके बारे में कॉन्सेप्ट। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, आप वीडियो को एक बार पॉज करिए, इसके बाद फिर से सारे कॉन्सेप्ट को समझिए, देखिए आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह क्या रहा, अ बॉल ऑफ मास m हिट्स अ फ्लोर विथ अ स्पीड v मेकिंग एन एंगल ऑफ इंसिडेंट थीटा with the normal, the coefficient of restitution is e, find the speed of the reflected ball and the angle of reflection of the ball। देखो ये कह रहा है कि एक बॉल है जो थीटा एंगल पे आके एक सरफेस से टकरा रहा है, ठीक है, और थीटा कहां से बना रहा है? नॉर्मल से एंगल बना रहा है, इसको याद रखना। फिर बोल रहा है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है, आपसे पूछ रहा है कि किस स्पीड से बॉल वापस जाएगा और किस एंगल पे जाएगा। तो चलो इसको ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं ये रहा ग्राउंड, ठीक, और ये रहा आपका नॉर्मल। यहां से एक बॉल आ रहा है, एक बॉल आ रहा है, किस स्पीड से आ रहा है? v स्पीड से। नॉर्मल से कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमसे बोल रहा है जब यहां पे टकराया, इसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है, ठीक है, मतलब एनर्जी की लॉस हो रही है। इसके बाद एक किस एंगल पे जाएगा, चलो जिस एंगल पे जिस वेलोसिटी से गया उसको चेंज कर देते हैं। मान लेते हैं इस वेलोसिटी से वापस जा रहा है, बॉल वही है तो इसका यही कलर रखते हैं। किस वेलोसिटी से गया, इसको मान लेते हैं v डैश से, और जिस एंगल से गया है इसको मान लेते हैं थीटा डैश। अपने को थीटा डैश चाहिए और v डैश की वैल्यू चाहिए। देखो अच्छे से समझना है सब कॉन्सेप्ट को, एग्जाम में डायरेक्ट इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए मैं इसको अच्छे से समझा रहा हूं ताकि डेटा कुछ भी करे, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा आप इसको इजीली कर लोगे। अब चलो इसको आप रिजॉल्व करो, ठीक है। जब इसको हम रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या कंपोनेंट आएगा, इधर आपका इधर भी कॉस थीटा और भी डेक्स कॉस थीटा आएगा। इधर क्या आएगा आपका, यहाँ पे अगर इसको मैं आगे एक्सटेंड करूंगा, जो ये बॉल आ रहा है यहां से थीटा बना रहा है, तो यहां से भी एंगल आपका कितना बनाएगा, यहां से भी एंगल थीटा बनाएगा कि नहीं। इसके बाद आपको बोल रहा है कि इसकी कितनी वेलोसिटी होगी। देखो अगर हम एक्स डायरेक्शन में इसको बराबर करेंगे तो इधर आपका कॉस आएगा, जहां से एंगल बना रहा होता है उधर कॉस आता है, तो ऊपर से एंगल बना रहा है मतलब इधर कॉस आएगा, उसके परपेंडिकुलर आपका साइन आएगा। तो चलो इस वेलोसिटी को हम बैलेंस करते हैं, v डेक्स साइन, एक मिनट इसको मिटा देते हैं नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। देखो अगर इसको आप समझ गए कि नहीं, इसको अगर एक्सटेंड करोगे निगेटिव डायरेक्शन में, उसके लिए मैं यहां कर रहा था। v डेक्स साइन थीटा, यही है ना जिस वेलोसिटी से वापस जा रही है, v डेक्स साइन थीटा डेक्स इक्वल टू v साइन थीटा। यहां तक कुछ भी प्रॉब्लम है तो बोलो, हमने रिजॉल्व करके वेलोसिटी को बराबर किया है। अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई दिया है तो ये क्या होता है, ई इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। किस वेलोसिटी से सेपरेट हुआ है, देखो यार जो इसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी तो cos थीटा यहां हो जाएगी ना, जब यहां से हम कंपोनेंट करेंगे, v डेक्स cos थीटा यहां लिख देता हूं, cos थीटा डेक्स, और इधर आएगा आपका v cos थीटा। ठीक, यहां तक किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो बोलो। और ये माइनस के साथ आएगा, ये नीचे आएगा इसलिए हम इसको यहां लिख रहे हैं ऐसे माइनस के साथ। ठीक, तो इस वेलोसिटी से गया है, ये देखो ये अगर हम नीचे एक्सटेंड करेंगे यहाँ माइनस में आएगा ना, अगर हम ऊपर दिखा रहे हैं तो माइनस साइन के साथ दिखा दिए हैं, वैल्यू में कोई चेंजेज नहीं आएगी। तो चलो इसको लिखते हैं v डेक्स
कॉस थीटा डेक्स डिवाइडेड बाई v कॉस थीटा। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इसी वेलोसिटी से अप्रोच हो रही है। अब चलो इसको अरेंज करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यहां जब करेंगे v डेक्स कॉस थीटा डेक्स इक्वल टू ई भी कॉस थीटा, ये निकल के आएगा। अब देखो मैं क्या करता हूं, इसको इक्वेशन 2 मान देता हूं। अब दोनों इक्वेशन को ऐड करके मैं स्क्वायर कर देता हूं। स्क्वायरिंग बोथ इक्वेशन एंड ऐड, स्क्वायरिंग बोथ इक्वेशन एंड देन ऐड। तो चलो जब स्क्वायर करोगे तो क्या निकल के आएगा, ऊपर वाले का करोगे v डेक्स साइन थीटा का होल स्क्वायर, यही आएगा ना। और जब यहां ऐड करोगे v डेक्स कॉस, यहां डैश है थीटा का, कॉस थीटा डेक्स का होल स्क्वायर, ऐड कर दिए हैं लेफ्ट हैंड को, फिर राइट को ऐड करते हैं v साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ई भी क्या है, ई भी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहां तक कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो। अब चलो इसको ओपन करते हैं, तो ये क्या आएगा, v डेक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा डेक्स प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डेक्स। अब राइट हैंड साइड क्या बचेगा, यहां पे जब स्क्वायर करेंगे v साइन स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर भी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, v स्क्वायर क्या है, v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर भी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ध्यान से समझिएगा, कुछ नहीं कर रहा हूं, बस केवल अरेंज करना है। और आपको ट्रिग्नोमेट्री में मैंने सिखाया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो v डेक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे v स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, जब v स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो v स्क्वायर ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो। अपने को भी डेक्स चाहिए तो चलो उधर स्क्वायर रूट ले लेते हैं, और भी स्क्वायर का करेंगे तो भी बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट में आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आया। तो हमसे वेलोसिटी की वैल्यू पूछा था, जिसको हमने इजीली उसको निकाल लिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप बोलिए। देखो यहाँ एम एम से कैंसिल किया मैंने, एम वी वन साइन थीटा डेक्स एम वी साइन थीटा कैंसिल होकर डायरेक्ट ए लिखा। फिर दूसरा फार्मूला इक्वल टू वी डेक्स कॉस थीटा बाई वी कॉस थीटा, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लगाया, इसको अरेंज किया। फिर इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड किया। इसके बाद अरेंज करते ही हमें वी डेक्स की वैल्यू मिल गई। अब हमें अगला tan थीटा डेक्स पूछा है, तो उसको मैं क्या करता हूं, डिवाइडिंग 1/2, फर्स्ट इक्वेशन डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, 1 को 2 से डिवाइड करो तो देखो क्या मिलेगा। जब v डेक्स साइन थीटा डेक्स और v डेक्स कॉस थीटा डेक्स करेंगे तो कट जाएगा v से v डेक्स, इधर बचेगा आपका tan थीटा डेक्स, लेफ्ट हैंड साइड आएगा। और राइट हैंड साइड क्या आएगा, जब भी साइन थीटा और इधर क्या है ई भी कॉस थीटा, मतलब भी से भी कैंसिल हो जाएगा, नीचे आपका क्या बचेगा ई, 1/e बचेगा ना, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा होगा, मतलब tan थीटा डेक्स इक्वल टू आया tan थीटा बाई ई। कितना इजीली हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। हमसे थीटा डेक्स पूछा है तो थीटा डेक्स पूछे इसका इनवर्स ले लेना, जो वैल्यू आए वो आपका फाइनल एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, जिस एंगल से वो जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम है आप वीडियो को पॉज करो, एक बार फिर से देखो, सारा डाउट्स आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलो इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से रीड करते हैं और जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा था स्टार्टिंग में उसको अप्लाई करेंगे। क्या कह रहा है, अ बॉल मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड strikes an identical ball such that after the collision the direction of each ball makes an angle of 30 degree with the original line of motion. Find the speeds of the two balls after the collision. Is the kinetic energy conserved in the collision process? देखो ये कह रहा है कि एक बॉल है जो 9 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रहा है, बॉल आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल जब भी यूज करें मतलब दोनों का मास समान होता है, इसको आप नोट करके लिख लेना।
एक दूसरे बॉल से टकराता है जो रेस्ट पे है, और टकराने के बाद दोनों बॉल एक दूसरे से 30 डिग्री एंगल बनाते हुए मोशन करने लगते हैं। आपसे पूछ रहा है दोनों की स्पीड बताना है टकराने के बाद। दूसरा पार्ट पूछ रहा है कि क्या इस प्रोसेस में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रही, वो भी बताना है। तो चलिए सबसे पहले आप इसको क्या करो, डायग्राम बनाने की कोशिश करो। एक बॉल है m1, इसको मान लेते हैं आइडेंटिकल बॉल है, दोनों का मास m ही रहेगा। किस वेलोसिटी से जा रहा है, 9 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। अब आगे क्या हुआ, ये जाके एक बॉल से टकरा जा रहा है जो रेस्ट में है। तो चलो यहाँ अगले बॉल का मैं कलर चेंज कर देता हूं। यहाँ आके इस बॉल से टकरा गया, ठीक। जो इस बॉल से टकराया इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी। इसका भी मास m है। अगर ये रेस्ट पे है, देखो क्वेश्चन में दिया है रेस्ट, तो u2 बराबर क्या होगा आपका, u2 0 होगा। अब टकराने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे एक्सिस बना देते हैं पहले। चलो एक्सिस के लिए मैं कौन सा कलर दे दूं, रेड, ग्रीन दे देता हूं। देखो अगर एंगल बना रहे हैं तो हमें एक फिक्स कलर चाहिए ना, सॉरी फिक्स कोऑर्डिनेट चाहिए कहाँ जा रहे हैं। अब टकराने के बाद जो दोनों बॉल हैं वो एक दूसरे से 30 डिग्री बना के चले गए हैं। इस डायरेक्शन में आपका गया है m1, मतलब बॉल ए इस डायरेक्शन में गया है। किस एंगल पे गया है, 30 डिग्री पे। और बॉल m2 जो है वो भी यहां से आपका 30 डिग्री बना के इधर गया है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, क्या हुआ, कुछ नहीं किया है। दो बॉल थे, एक बॉल रेस्ट में था, दूसरा आके उससे टकरा गया। टकराने के बाद दोनों बॉल एक दूसरे से 30 डिग्री एंगल पे चले गए हैं। अब हमसे पूछ रहा है कि इनकी कितनी स्पीड है वो आपको बताना है। तो चलो मान लेते हैं इस ब्लॉक की कितनी स्पीड है। इसकी स्पीड मान लेते हैं v1 और इसकी स्पीड मान लेते हैं v2। अगर यहां से एंगल 30 डिग्री बना रहा है, इस सेम लाइन पे है, तो यहां से एंगल कितना बनाएगा, यहां से भी 30 डिग्री बनाएगा। अगर यहां से 30 डिग्री बना रहा है तो ऊपर भी कितना एंगल बनाएगा, 30 डिग्री। अब चलिए इसको रिजॉल्व कर देते हैं वेलोसिटी को, जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था। तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना आएगा, v1 साइन थीटा 1, और होरिजेंटल कंपोनेंट कितना आएगा यहाँ पे, v1 cos थीटा 1। ये आया पहले का रिजॉल्व। और जब इसका हम करेंगे कंपोनेंट, तो इधर आपका आएगा v2 cos थीटा 2, और थीटा 2 की वैल्यू कितनी है दोनों की, 30 डिग्री है, v2 sin थीटा 2। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर यहां तक कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप बोलिए। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, जो जैसे दिया था हमने वैसे ही लिखा, बस वेलोसिटी को अरेंज, वेलोसिटी को हमने रिजॉल्व कर दिया है, मतलब एक्स और वाई डायरेक्शन में। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या क्या डेटा दिया है, u1 बराबर 9 मीटर पर सेकेंड है और u2 की वैल्यू है 0। अब चलो सबसे पहले हमने क्या सीखा था कॉन्सेप्ट में, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किस डायरेक्शन में लगाना है, एक्स डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में क्या है इनिशियल वेलोसिटी आपकी, इसकी m1 v1, तो m इंटू v1 की वैल्यू कितनी है 9, m इंटू 9। u2 तो जीरो है, वो तो जीरो हो जाएगा, प्लस m इंटू जीरो। फाइनल कितना स्पीड आई है, m मास सेम है ना, v1 cos 30 डिग्री प्लस m v2 cos 30 डिग्री। यहां तक कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो। अब चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। m इंटू 9 हो जाएगा, 9m इक्वल टू m, ये तो जीरो हो गया, m v1। अब देखो यहाँ cos 30 कॉमन है और cos 30 की मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। cos 30 होता है √3/2। अंदर क्या बचेगा, v1 प्लस v2। समझ में आया कि नहीं, m cos 30 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा v1 प्लस v2, और cos 30 की मैंने वैल्यू पुट कर दी है। तो यहाँ से v1 प्लस v2 इक्वल टू क्या निकल के आएगा, m से m कैंसिल हो गया, और 9 दूना 18 हो गया, 18√3। और 18√3 को हम क्या करेंगे, 6√3 इंटू √3 लिखेंगे। 6 इंटू √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाई √3। एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा।
V1 प्लस V2 इक्वल टू निकल के आएगा 6√3। तो चलो हमसे V1 V2 पूछा था, हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन x डायरेक्शन में लगाया, हमें V1 पता चल गया है, सॉरी एक इक्वेशन पता चल गई। अब चलो y डायरेक्शन में लगाते हैं, अगला इक्वेशन बनाते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन y डायरेक्शन, कंजर्वेशन, देखो यही स्टेप्स, अगर आप ये सब सीख गए ना, कैसा भी क्वेश्चन दे एकदम इजीली आप कर दे जाओगे यार। केवल क्वेश्चन पूछने का तरीका बदलता है, कॉन्सेप्ट तो थोड़ी बदल देगा। और वो आपको कब आएगा, जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा कि पूछना क्या चाह रहा है और कहां से पूछा गया है। तो वाई डायरेक्शन में क्या है मोमेंटम इनिशियल, कुछ है, वेलोसिटी कुछ नहीं है। तो वाई डायरेक्शन में m इंटू जीरो प्लस m2 के लिए वो भी m इंटू जीरो इक्वल टू, अब देखो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है m1 v1, अब क्या आ जाएगा साइन 30। और ध्यान से देखो, यहां एक नीचे है एक ऊपर है, रिजॉल्व करोगे दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है ना, v1 साइन थीटा पॉजिटिव में है और v1 v2 साइन थीटा निगेटिव में है। ये पता नहीं प्लस है, ये भी प्लस है, ये माइनस है। अगर हम इधर से एक्सिस ड्रॉ करेंगे और नीचे भी अगर एक्सिस लेके आएंगे, ये होगा माइनस कोऑर्डिनेट, तो ये आ जाएगा माइनस m2 v2 साइन 30 डिग्री। अब चलो इसको सॉल्व करके एक इक्वेशन बनाते हैं। इस साइड तो जीरो आ जाएगा, जीरो इक्वल टू, अब इधर मैं क्या करता हूं, अगर इधर मैं कॉमन ले लूंगा, m कॉमन ले लूंगा और क्या ले लूंगा साइन 30, ब्रैकेट में बचेगा v1 माइनस v2। अब देखो ये पूरे का यहां मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, और जीरो बाई कुछ भी करोगे जीरो आ जाएगा, मतलब v1 माइनस v2 इक्वल टू जीरो आया। और v1 इक्वल टू v2, ये देखो दोनों की वेलोसिटी सेम आ गई है। अगर हम एक निकाल लेंगे हमें अगली मिल जाएगी, जिस स्पीड से पहला जा रहा है उसी स्पीड से दूसरा भी जाएगा। यहां से कंक्लूजन निकल के आया है कि अगर दो पार्टिकल रेस्ट में है आप और आइडेंटिकल मास है, टकराने के बाद सेम एंगल पे जा रहे हैं, तो दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। यहां से आप एक कंक्लूजन भी लिख सकते हैं। अब चलो अपने को ये मिल गया इक्वेशन नंबर 2। अब इसको सॉल्व करते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 से। इक्वेशन 1 एंड 2, अब v1 इक्वल टू v2 यहां हम पुट करेंगे तो क्या निकल के आएगा 2v1 इक्वल टू 6√2, यहां पुट करते हैं 3v1 आ जाएगा ना, 2v1 प्लस v1, एक मिनट, v1 किसकी जिसकी चाहो आप उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। चलो v2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 2v1 इक्वल टू 6√3 और 2 से डिवाइड करेंगे तो v1 इक्वल टू निकल के आएगा 3√3 मीटर पर सेकेंड। और जो v1 की वैल्यू है वही निकल के आएगी v2, और इसकी वैल्यू निकल के आई 3√3 मीटर पर सेकेंड। पहला आंसर अपना आ गया है, जो v1 और v2 की वैल्यू पूछा था। अब अगला पार्ट हमसे काइनेटिक एनर्जी पूछा है, तो चलो काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं और देखते हैं कंजर्व है कि नहीं। अगर कोलिजन के पहले जितनी काइनेटिक एनर्जी थी और कोलिजन के बाद उतनी ही काइनेटिक एनर्जी रही, तो मतलब कंजर्व है। अगर कम हुई तो मतलब कंजर्व नहीं है, कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस हुआ है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। टोटल काइनेटिक एनर्जी, देखो क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, एक ही क्वेश्चन में मैं सारा कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं बिफोर कोलिजन, इसलिए आप इसको पूरा देखिएगा। और अगर आप यहां तक आ गए हो तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो, आप लोगों के लिए इतना मेहनत से सब मैं वीडियो लेके आता हूं। इंटू 9 का स्क्वायर, यही था ना, और दूसरा क्या था आपका जीरो। m की वैल्यू तो m ही रहेगी, और 9 का 9 क्या हो जाएगा 81 m डिवाइडेड बाई 2। ये क्या आपका निकल के आया है, फिर इसको डिवाइड करेंगे 40.5 m। ये निकल के आया टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। अब काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन निकालते हैं। टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद कितनी काइनेटिक एनर्जी रही, तो उसको आप कैसे निकालोगे। वेलोसिटी हमें v1 v2 पता ही है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। हाफ डायरेक्ट पुट कर रहा हूं, हाफ m, v की वैल्यू कितनी आई है v1 की 3√3 का स्क्वायर प्लस हाफ m, v2 की वैल्यू कितनी निकल के आई है 3√3 का स्क्वायर, हाफ एम v1 स्क्वायर प्लस हाफ एम v2 स्क्वायर किया हूं। और जब इसको सॉल्व करूंगा तो निकल के आएगा 27 m। कितना इजीली हमने इसको निकाल लिया। अब आप ध्यान से देखिए,
कोलिजन के पहले काइनेटिक एनर्जी 40.5 एम है और कोलिजन के बाद 27 एम रह जा रही है। इसका मतलब आपका एनर्जी का लॉस हुआ है। यहां लिख देता हूं टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या है आफ्टर कोलिजन, आई है ना, आफ्टर कोलिजन। देखो यार, मैं सारा कॉन्सेप्ट चाहता हूं ना आप एक ही क्वेश्चन करो, सब कुछ आपको क्लियर हो जाए। इसके बाद क्वेश्चन कितना भी प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब देखो, जब एनर्जी बराबर नहीं आई है तो क्या एनर्जी आपकी कंजर्व है, काइनेटिक एनर्जी? आप बताइए, अगर दोनों पक्ष बराबर नहीं आए हैं तो मतलब एक कम एक ज्यादा, मतलब कंजर्व नहीं है। तो यहां लिख देते हैं हेंस काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये रहा इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशंस के बारे में। जितना भी कॉन्सेप्ट होता है आपके एग्जाम के रिलेटेड वो सब हमने डिस्कस कर दिया है। अगर आप इतना अच्छे से सीख लोगे और एक क्वेश्चन कर लोगे, इसके अलावा मैं प्रैक्टिस सेशन में कुछ क्वेश्चन करा दूंगा तो एग्जाम में इसके बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा। तो चलिए, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। कमेंट करके जरूर बताइए आप लोग वीडियो आपको कैसा लग रहा है, और आप लोग प्रैक्टिस सेशन को जरूर अटेंड करिए। जितना ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उतना क्लियरिटी आपका आएगा। जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाओगे आपका थ्योरी पोर्शन ऑटोमेटिक क्लियर होता चला जाएगा। फीडबैक आप जरूर दीजिए, वीडियो आपको कैसा लग रहा है और इसमें क्या इंप्रूव की जरूरत है। जब तक आप लोग फीडबैक नहीं दोगे हमको नहीं पता चलेगा कि हम इसमें और क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ सेशन समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जाए। और इसी के साथ हमारा जो ये टॉपिक था वर्क पावर एनर्जी, ये यहाँ पे फिनिश होता है। इसके बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। ये पूरा 10 लेक्चर देखने के बाद आप जो मैं प्रैक्टिस सेशन करवा रहा हूँ उसको देख लेना। आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ वर्क पावर एनर्जी का एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका रुकने वाला नहीं है। तो चलिए समाप्त करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हमारे सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें व लाइक करें। थैंक यू।